नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं कैपिटल गेन पूंजी लाभ चैप्टर की। आपको ध्यान देना है, यदि आप पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। और मैं आपको दावा करता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन पर एक एक टॉपिक पर अच्छी पकड़ के साथ, अच्छे नियम कानून के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। तो आपको अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम लिखना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम यहां बताएंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, GAIN, गेन। हिंदी में बोला जाता है पूंजी लाभ से आय। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया है, क्या बताया है? टोटल इनकम। टोटल इनकम में 5 हेड होते हैं, टोटल इनकम में 5 हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं। पहला सैलरी का, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन का, चौथा कैपिटल गेन का। ये आपका कौन सा हेड है? 4th नंबर हेड है। तो आपके पेपर में यदि पूछता है क्वेश्चन थ्योरी के रूप में, कैपिटल गेन से क्या आशय है, मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन आपसे पूछता है, पूंजी लाभ से क्या आशय पूछता है, तो आपको बताना पड़ेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम का 4th नंबर हेड है, चौथा हेड है। ठीक है, कैसा हेड है? चौथा हेड है, जिसमें आयकर की जो धारा है, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स का जो सेक्शन है, धारा है 45 से, कहा गया है 45 से 55A से 55A को शामिल किया जाता है। सेक्शन 45 से 45 से 55A को शामिल किया जाता है। थोड़ी धारा भी याद रहेगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, जैसे कैपिटल गेन का आशय क्या है, पूंजी लाभ का आशय क्या है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा गेन, ऐसा लाभ जो कैपिटल एसेट्स यानी कि पूंजीगत संपत्ति को बेचने से प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है कैपिटल गेन। ऐसा लाभ, ऐसा प्रॉफिट, ऐसा गेन जो कैपिटल एसेट्स को सेल करने पर, यानी कि पूंजीगत संपत्ति को बेचने पर, सेल्स करने पर प्राप्त होता है, रिसीव होता है, उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल गेन कहा जाता है। आपको बताना चाहते हैं, एक बार और समझिए आप, जैसे हम लोग क्या खरीदते हैं, बेचते हैं। कोई बिजनेस होता है, उसमें गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। समझिएगा, जैसे हमारा बिजनेस किसी फर्नीचर का है, फर्नीचर हम खरीद कर लाते हैं और बेचते हैं, इसे कहा जाएगा बिजनेस। इसका कैलकुलेशन कहाँ होता है? बिजनेस प्रोफेशन में होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, गुड्स से नहीं मतलब है। गुड्स का मतलब व्यापारिक माल को, व्यापारिक माल ट्रेड गुड्स को बेचने से, जो परचेज करने से, सेल करने से जो फायदा होता है, उसको यहाँ नहीं रखा जाएगा। यहाँ रखा जाएगा कैपिटल एसेट्स को रखा जाएगा। तो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ऐसा लाभ, ऐसा प्रॉफिट जो पूंजीगत संपत्तियों को, कैपिटल एसेट्स को बेचने से प्राप्त होता है,
उसे कहा जाता है कैपिटल गेन। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, आपको बताना चाहते हैं आगे सबसे बड़ी समस्या आपके सामने होगी कि भैया कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले कहा कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आपको कैपिटल असेट्स के बारे में जानकारी होगी, धीरे धीरे आपको नियम बताएंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, आप यदि पूरी वीडियो को देखेंगे न्यूमेरिकल थ्योरिकल सहित तो आप सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे कभी पढ़े हों या ना पढ़े हों, उससे हमें नहीं मतलब है। तो आपको लिखना है कैपिटल असेट्स से आशय। आपको हेडिंग लिखना है कैपिटल एसेट्स, हिंदी में कहते हैं पूंजी संपत्ति ना। समझ में आया? तो पूंजी संपत्ति में क्या क्या शामिल किया जाता है, पूंजी संपत्ति में क्या क्या शामिल किया जाता है, बुक के अनुसार अच्छे से पढ़िए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी फिक्स असेट्स हो, कौन सी असेट्स हो, फिक्स असेट्स हो, फिक्स असेट्स को कहते हैं हिंदी में अस्थाई संपत्ति। हिंदी में कहते हैं का अस्थाई संपत्ति। उसके बाद अस्थाई में आपको ध्यान देना है टेंजिबल, टेंजिबल बोला जाता है अस्थाई को ना, इनटेंजिबल बोला जाता है। कोई भी असेट्स हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, जैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भूमि है, भवन है, मकान है, पेटेंट है, गुडविल है, ये सब क्या है, ऐसे ही सब फिक्स असेट्स रहती हैं। कैपिटल असेट्स क्या होती है, कैपिटल असेट्स जैसे कोई जमीन है, जायदाद है, घर है, मकान है, वो सब चीज़ों को कैपिटल असेट्स में शामिल किया जाता है, ठीक है। कैपिटल असेट्स में किसको शामिल किया जाता है, जैसे हमारे पास कोई घर है, ठीक है, कोई घर है, कोई फैक्ट्री है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, सोना चांदी हीरा जवाहरात है, उसी को हम लोग क्या कहाँ शामिल करते हैं, फिक्स असेट्स में शामिल करते हैं, सॉरी कैपिटल असेट्स में शामिल करते हैं। समझ रहे हैं? कोई घर कभी खरीदा था, कुछ दिन यूज किया, बाद में बेच दिया, उसको शामिल करेंगे। कोई आभूषण, कोई शेयर पहले खरीदा गया था, फिर बाद में बेच दिया गया, उसको शामिल करते हैं कैपिटल असेट्स में, ठीक है। आपको ध्यान देना है किनको कैपिटल असेट्स में किनको शामिल नहीं किया जाता, समझिएगा, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, नॉट इंक्लूड इन कैपिटल असेट्स ना। कैपिटल असेट्स में किनको शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखिए, पहला नंबर लिखिए पर्सनल असेट्स, व्यक्तिगत संपत्ति को कैपिटल एसेट्स में नहीं शामिल किया जा सकता, व्यक्तिगत संपत्ति को ना। नॉट इंक्लूड इन कैपिटल असेट्स में क्या क्या नहीं, कौन सी असेट्स होती है जो कैपिटल असेट्स में शामिल नहीं होती है। तो आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कैपिटल असेट्स में क्या नहीं शामिल होता। कैपिटल असेट्स में कहा गया है, जैसे हमारा घर है, हमारे पास पहनने के कपड़े हैं, इस कपड़े को अगर हम बेच दें, इससे कोई लाभ हो तो कैपिटल असेट्स नहीं माना जाएगा, पहनने के कपड़े ना। उसके बाद आपके घर में, हमारे घर में, किसी एसएससी के घर में खाना खाने का बर्तन होगा, खाना बनाने का बर्तन होगा, उसको भी कैपिटल असेट्स में नहीं शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पर्सनल असेट्स। उसके बाद कहा गया है, जैसे मान लीजिए फ्रिज है, टीवी है, बर्तन है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके घर में कोई पुरानी टीवी है, संतोष जी के घर में फ्रिज है, इनकी फ्रिज को मैंने खरीद लिया, इन्होंने बेच दिया, तो
तो उस एसेट्स को कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। इनको अगर लाभ हो जाएगा उसको बेचने से नहीं शामिल किया जाएगा, वो इनका पर्सनल होता है। इन कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात आभूषण बहुमूल्य धातुएं चित्र मूर्ति इन सब को, ये सब क्या होती हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है दूसरा, ट्रेडिंग स्टॉक। ट्रेडिंग स्टॉक व्यापारिक रहतिया। आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर व्यापारिक रहतिया। व्यापारिक रहतिया क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कोई कारोबारी हैं, आप कोई कारोबारी हैं, आप कोई कारोबारी हैं, तो आपके पास कुर्सी बेचने का काम हो, किसी के यहाँ फ्रिज बेचने का काम होता है, किसी के यहाँ बेड बेचने का काम होता है, किसी के यहाँ सोना चांदी बेचने का काम होता है, तो उसके लिए वो व्यापारिक माल कहलाता है, ट्रेडिंग स्टॉक कहलाता है। व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए माल कहलाती है, गुड्स कहलाती है। तो गुड्स को बेचने पर जो लाभ होगा और हानि होगा, समझिएगा हमारी बात को, हल्के में जो लेंगे वो बहुत पछताएंगे। अगर मान लीजिए हम कपड़े के व्यापारी हो सकते हैं, हम फर्नीचर के व्यापारी हो सकते हैं, और हम हो सकते हैं बुक्स के व्यापारी हो सकते हैं, हम कोई मशीन खरीदते हैं बेचते हैं ना, बेड खरीदते हैं बेचते हैं, तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। बिजनेस का जो लाभ होगा वो कहाँ शामिल किया जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर क्या शामिल किया जाएगा? कैपिटल असेट्स, इसको भी नहीं शामिल किया जाएगा कैपिटल गेन में। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं तीसरा है, कहा गया है स्वर्ण बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, स्वर्ण बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, स्वर्ण बॉन्ड किसे कहा जाता है? आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। गोल्ड बॉन्ड में कहा गया है 6.1/2% बॉन्ड, इसको बेचने से खरीदने से जो भी लाभ होगा, जो भी हानि होगा, जो प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उसे कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 1977 बोला गया इसमें 7%, ये है 1977। उसके बाद कह रहा है 7% गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड 1980, इसको भी खरीदने व बेचने से जो लाभ होगा या जो हानि होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेशनल डिफेंस, नेशनल या मतलब नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, हिंदी में कहेंगे नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, इसको में भी ध्यान दीजिएगा। जो बॉन्ड होता है, इन तीनों बॉन्ड को बेचने व खरीदने से अगर कोई प्रॉफिट होता है, गेन होता है, तो शामिल नहीं करेंगे। आपको चौथे नंबर पर नज़र गड़ाना है। कहा गया है, कह रहा है 1991 में, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार अगर कोई बॉन्ड निर्गमित किया है 1991 में, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार ने अगर कोई बॉन्ड निर्गमित किया है, उससे जो इनकम हुई है उसको भी कहाँ नहीं शामिल किया जाएगा, कहाँ नहीं शामिल किया जाएगा, इससे जो प्रॉफिट गेन होगा इसको भी नहीं शामिल किया जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। उसके बाद होता है स्वर्ण बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, पांचवा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्वर्ण जमा बॉन्ड, इससे भी अगर कोई बेचने से खरीदने से कोई कैपिटल गेन होगा तो उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड का मतलब होता है अधिसूचित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है भारत में स्थित कृषि भूमि,
अगला नंबर कौन सा है? 6 नंबर ना, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। भारत में जो कृषि भूमि है ग्रामीण में, ग्रामीण मतलब होता है ना ग्रामीण, ग्रामीण में जो कृषि भूमि है उसको कोई बेच देता है। ग्रामीण किसे माना जाएगा? जहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम हो, ठीक है, और नगर पालिका की सीमा से 8 किलोमीटर दूर हो, उसे क्या बोला जाएगा? उसे कहा जाएगा ग्रामीण ना, जहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम हो ना, और नगर पालिका से 8 किलोमीटर दूर हो, उसे क्या कहा जाएगा? ग्रामीण कहा जाएगा। और उस यहाँ मान लीजिए हमारा खेत है 8 से 8 किलोमीटर दूर, जहाँ से नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटी है, महानगर पालिका है, मतलब जहाँ चेयरमैन वगैरह चुने जाते हैं। कुल मिला एक नगर पालिका से 8 किलोमीटर दूर अगर घर है, खेत है, वो का बेचेंगे तो उसको कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, और शहर के अंदर ज़मीन बेच दो तो माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो तमाम चीज़ें हैं। अब आगे हम आपको ले चलते हैं, बताते हैं कैपिटल एसेट्स कितने प्रकार की हो, नहीं, कैपिटल गेन पूंजी लाभ कितने प्रकार का होता है। आपको लिखना है टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट्स। पहले इसको लिखिए हेडिंग। आपको ध्यान देना है कैपिटल गेन के प्रकार, कैपिटल एसेट्स के प्रकार लिखिए। ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, पूंजी लाभ के प्रकार, पूंजी संपत्ति के प्रकार, ठीक है, या कैपिटल गेन के प्रकार, चाहे जो कहो, कोई दिक्कत नहीं इससे। 2 प्रकार के होते हैं कैपिटल एसेट्स, 2 प्रकार की होती है, हमको सब याद है और आपको भी याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो आप बहुत पछताएंगे। पेपर देने बैठेंगे और आसान सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जो स्टूडेंट नहीं याद करेगा वो बहुत पछताएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए ना पूछा जाए, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है जानकारी, ज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हिंदी में लिख दें अल्पकालीन पूंजी लाभ। अगला लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बोला जाएगा दीर्घकालीन पूंजी लाभ। 2 प्रकार के होते हैं और मैं दावा करता हूं कि पेपर में आपके पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है, अल्पकालीन कैपिटल गेन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो शॉर्ट टर्म में आपको बताना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में क्या क्या शामिल किया जाता है, एकदम शॉर्ट भाषा में समझ लीजिए। पहला नंबर इसमें लिखिए, पहला नंबर इसमें लिखिए, कोई असेट्स है, ध्यान दीजिएगा, कोई असेट्स है, कैपिटल असेट्स है 36 महीने या उससे कम, ध्यान दीजिएगा 36 माह से कम, लेस देन 36 मंथ। किसके लिए बोल रहा है? कैपिटल असेट्स के लिए बोल रहा है। किसके लिए भैया?
कैपिटल असेट्स के लिए बोल रहा है। अगर कोई भी संपत्ति, मान लीजिए हमने खरीदी एक मोटर गाड़ी ना, मैंने मान लीजिए हमने खरीदा एक घर, बढ़िया वीआईपी घर मैंने खरीदा, वीआईपी हो चाहे जो कबाड़ा हो, उससे नहीं मतलब होता है। मैंने खरीदा एक घर, हमने खरीदा और ओका 36 महीना तक यूज किए या अपने पास रखे हम, और 36 महीने के अंदर ही ओका का किए, बेच दिए। कुछ ज़्यादा फायदा मिला, फायदा हो सकता है बेचने में, घाटा हो सकता है। अगर कोई असेट्स आपने या कोई करदाता ने या किसी असेसी ने परचेज की और 36 महीना तक यूज किया, अर्थात 36 महीने के पहले बेच दी, उससे जो प्रॉफिट हो या गेन हो उसे क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना, और लॉस होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। 36 महीने के अंदर अगर कोई भी असेट्स परचेज की गई है, कौन सी असेट्स? कैपिटल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ना, पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस वाला नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी असेट 36 महीना तक यूज की गई और 36 महीने के पहले उसको बेच दिया जाए, उससे जो फायदा हो गया उसे क्या बोला जाएगा? उससे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आप लिखिए 36 माह से अधिक, मोर देन 36 मंथ, छत्तीस माह से अधिक यूज किया जाए और यूज करने के बाद बेचा जाए, उसे क्या बोला जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। समझ में आया? हमने अपने आप को, मानिए हमने एक जमीन खरीदी या एक घर खरीदा, ओका हम 36 महीना के अंदर बेच दिए, उससे जो लाभ होगा उसे क्या बोला जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 36 महीने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म या गेन होगा या तो लॉस होगा। इतना समझ में आ गया होगा? इतना पगलो आदमी समझ में आ जाएगा जो कबो नहीं पढ़ा होगा, अनपढ़ों में नहीं गए। ठीक है, अब ना अवैध बात अलग है। हाँ, हम अगला आपको लिखना है दूसरा, शेयर की दशा में। समझिएगा, शेयर मतलब अंश, अंश भी संपत्ति होती है। शेयर की दशा में लेस देन 12 मंथ, शेयर की दशा में लेस देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ। क्या लिखना? हिंदी में लिख लो 12 माह से कम। ना, अगर हमने शेयर खरीदा या आपने शेयर खरीदा भैया, 12 महीने के अंदर अगर आप यूज करके बेच देते हैं, उससे जो फायदा होगा या घाटा होगा वो का बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। फायदा होगा तो गेन, घाटा होगा तो लॉस ना। 12 महीने के अंदर, शेयर मतलब अंश, और 12 महीने से 12 माह के बाद बेचना। तो आपको मैंने शेयर के संबंध में बताया, उसके बाद क्या बताया? संपत्ति के संबंध में बताया। और लिखिएगा, इसमें जिस संपत्ति पर, तीसरा नंबर, WDV पद्धति से, क्रमागत ह्रास पद्धति से ह्रास लगता है, उसको क्या बोला जाता है? उसे भी लॉन्ग टर्म में रखा गया है। मतलब जिस संपत्ति पर WDV पद्धति से ह्रास लगाया जाएगा उसे भी क्या रखा गया है? लॉन्ग टर्म में रखा गया है। आगे चलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगता है, लेकिन अभी टैक्स नहीं लगाना है। टैक्स लगाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको।
पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं लाओ ऐसे टैक्स कैलकुलेट करके रख दें, तो ऐसे हैं, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू WDV क्रमागत ह्रास पद्धति 15%, और लॉन्ग टर्म में क्या परसेंट ह्रास लगेगा? 20%। तो क्या लगेगा? टैक्स। क्या लगेगा भैया? टैक्स की बात हो रही है। समझ में आया? आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए कोई असेट्स है, जैसे हम कोई घर खरीदे, अखिलेश हमको खरीदवा दिए, अखिलेश को हम दलाली दे दिए, मतलब विक्रय व्यय या खरीदने से संबंधित जो व्यय किया जाता है, हम अगर बेच रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे? विक्रय व्यय को घटाया जाता है। विक्रय व्यय को टैक्सेबल नहीं किया जाता, विक्रय व्यय को घटा दिया जाता है। तो आपको मैंने बताया इतना महत्वपूर्ण टॉपिक, आपको आगे बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर। ध्यान देना है, एक एक टॉपिक आपको पहले इसको लिख लेना है अपनी कॉपी में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं।